Hello and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss about the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th history's first chapter, which is the French Revolution. So let's begin. The first question, on which of the following day did storming of the Bastille occur? तो Bastille का storming किस दिन हुआ? 14th July 1789. तो ये ऑप्शन ए. द बैसेटाइल वॉज हेटेड बाई ऑल इन फ्रांस बिकॉज जो बैसेटाइल है ये किंग के डिस्पोटिक पावर को रिप्रेजेंट करता था. डिस्पोटिक मतलब एब्सोल्यूट पावर ऑफ द मोनार्क, जो निरंकुश पावर्स थे किंग के उसको ये सिंबलाइज करता था और इस वजह से लोग इससे नफरत करते थे. तो आंसर होगा ए, इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. When did Louis XVI ascended the throne? मतलब Louis XVI कब राजा बनता है? तो ये ईयर है 1774. Louis XVI belonged to the Bourbon family and he was only 20 years old when he ascended the throne. तो ऑप्शन ए 1774. And he was married to an Austrian princess, Marie Antoinette. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच रूलर फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज? तो फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस गेन करने में अगेंस्ट द कॉमन एनिमी ब्रिटेन किस रूलर के अंडर हेल्प की थी? तो ये था लुईस 16. ये इसे हम 7 years वॉर भी कहते हैं. इसने क्या किया कि जो फ्रांस का पूरा जो ट्रेजर था, खजाना था, उसे एम्प्टी कर दिया और ये भी एक कारण था फॉर द फ्रेंच रिवोल्यूशन. नेक्स्ट है सोसाइटी ऑफ फ्रांस बिफोर 1789. तो इसे हम कहते हैं ओल्ड रिजीम. जो भी सोसाइटी और जो इंस्टीट्यूशंस थे फ्रांस के बिफोर द ईयर 1789 दे आर कॉल्ड एज ओल्ड रिजीम. तो ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट टैक्स इज नोन एज टैले. ए, तो कई ज़्यादा टैक्स लिया जाता था जैसे कि टैले जो कि डायरेक्ट टैक्स था. टीथेस जो था ये स्पेशल टैक्स था जो चर्च लेती थी. और भी टैक्सेस लगाए जाते थे जो कि कॉमन कंजप्शन की चीज़ें थी जैसे कि सॉल्ट और टबैको, तो इन पे भी टैक्स लगाया जाता था. इन 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू. तो 18वीं शताब्दी में फ्रेंच की जो सोसाइटी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी? तो 3 स्टेट्स में ये डिवाइडेड थी. सी. तो देखिए 3 स्टेट्स हैं. फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी यानी कि चर्च के मेंबर्स थे. सेकंड स्टेट में नोबिलिटी, किंग क्वीन एंड द नोबलमैन. और थर्ड स्टेट में जो कॉमन लोग हैं बहुत सारे इसके मेंबर्स हैं जैसे कि बिग बिजनेस, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबर एंड सर्वेंट्स. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए कहा भी जाता है कि रूलर्स फाइट, क्लर्जी प्रे एंड पीपल पे. तो सारा जितना लोड था टैक्स का, ये जो फर्स्ट 2 क्लासेस हैं क्लर्जी और नोबिलिटी, दे वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम paying the taxes and all the burden of paying the tax was levied on the third state. Now which of the following constituted the privileged class? तो अभी हमने देखा जो लोग privileged class थे वो टैक्स नहीं देते थे. ये कौन सी थी? फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के मेंबर्स यानी कि क्लर्जी एंड नोबिलिटी. नेक्स्ट, population of France rose from 23 million in 1715 to 28 million in 1789. तो इससे हम कहते हैं ह्यूज क्राइसिस. प्राइसेस ऑफ ब्रेड एकाएक बहुत ज़्यादा हाई हो गए जिस वजह से इन्फ्लेशन काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो गई और ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज था फॉर द फ्रेंच रिवोल्यूशन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्यूटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट? तो जॉन लॉक ने अपनी बुक 2 ट्रिटिसेस ऑफ गवर्नमेंट में किंग के एब्सोल्यूट और डिवाइन पावर्स को अपोज किया है. तो इसकी बुक है जॉन लॉक की 2 ट्रिटिसेस ऑफ गवर्नमेंट. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है हु एडवोकेटेड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो ये है सी, रूसो. ये इसकी बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये बातें करता है कि गवर्नमेंट पीपल के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से फॉर्म होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट वॉज पुट फोर्थ इन. डिवीजन ऑफ पावर यानी कि गवर्नमेंट का डिवाइडेड होना लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में. तो ये किसने प्रपोज किया था? किस बुक में? द स्पिरिट ऑफ लॉज जो बुक है बाय मॉन्टेस्क्यू. मॉन्टेस्क्यू की ये बुक है. उसने इसमें प्रपोज किया था कि गवर्नमेंट जो है डिवीजन ऑफ पावर के साथ होनी चाहिए विथ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एज इट्स ऑर्गन्स. ये होगा बी. क्या हुआ था कि अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी वो इंडिपेंडेंट होने के बाद वहाँ पे ये सिस्टम लाया गया था जिससे ये सभी लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इंस्पायर हो रहे थे और ऐसे ही पॉलिटिकल और सोशल राइट्स डिमांड कर रहे थे. नेक्स्ट इज द स्टेट्स जनरल वॉज लास्ट कन्वेंटेड. जो पॉलिटिकल बॉडी है फ्रांस की स्टेट्स जनरल जिसमें सारे स्टेट्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे, उसकी मीटिंग सबसे कब हुई थी लास्ट में? तो ये था 1614 यानी कि बी.
ये सही ऑप्शन है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस। तो हमें बताना है कि कौन सी पॉलिटिकल बॉडी है फ्रांस की। तो देखिए ये होगा डी, स्टेट्स जनरल। डूमा जो है रशियन पार्लियामेंट्री बॉडी है। रिचस्टैग जर्मनी की है। लोकसभा पता है इंडिया की। और स्टेट्स जनरल फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द थर्ड स्टेट फॉर्म एंड अनाउंस द नेशनल असेंबली। तो थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने कब नेशनल असेंबली को बनाया और अनाउंस किया, तो कहाँ पे, वेयर डिड। तो होगा ए, इंडोर टेनिस कोर्ट, जिसे हम कहते हैं ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। ये जो इंडोर टेनिस कोर्ट है ऑफ वर्साइल्स पैलेस, यहाँ पे जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कि नेशनल असेंबली में गए थे, वो क्या हुए कि यहाँ पे आए और उन्होंने वो किया कि वो तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक वो फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते जो कि फ्रांस के मोनार्क के पावर्स को रिड्यूस करेगा। तो इसे हम कहते हैं टेनिस ओथ कोर्ट। और ये हुआ था 20 जून 1789। तो ऑप्शन होगा कहाँ पे, इंडोर टेनिस कोर्ट, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट नेशनल असेंबली वर लेड बाय। ये जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के जिन्होंने अभी टेनिस कोर्ट में ओथ लिया था, तो उनका लीडर कौन था, उन्हें कौन लीड कर रहा था। तो ये थे सी, मिराबियो एंड एबे सीएस। सी होगा इसका आंसर। ये जो है ये पर्सन, ये एक नोबलमैन था, फिर भी उसने थर्ड स्टेट के लोगों का सपोर्ट किया और उसने एक इन्फ्लुएंशियल, ओरिजिनली ये एक प्रीस्ट था बट इसने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा जिसका नाम है व्हाट इज द थर्ड स्टेट। व्हेन डिड फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इसका होगा 1791, आंसर ए। हु वर एक्टिव सिटीजन्स। तो एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, तो ये थे men above 25 years who paid tax equals to a labor's 3 days wage। यानी कि जो लोग थे, मेन थे, विमेन नहीं, मेन थे और 25 ईयर्स के अबव थे और वो एक लेबर के 3 डेज के वेज जितना टैक्स पे कर सकते थे, वो एक्टिव सिटीजन्स थे, वही वोट कर सकते थे। ऑप्शन ए। तो देखिए कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन आया उसने 2 पार्ट्स में अगेन लोगों को डिवाइड किया एज एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। तो एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, मेन थे जो 25 ईयर्स के अबव थे, ये वोट देने लायक थे, एंटाइटल टू वोट एंड अबाउट 4 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन। और पैसिव सिटीजन्स वो थे जिनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं था और इन आते थे वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 ईयर्स। A broken chain symbolized a chain used to fetter slaves। broken chain मतलब freedom of slaves के लिए symbolize करता था, represent करता था। तो इसको हम एक कुछ symbols को भी देख लेते हैं कि वो क्या represent करते थे, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही 2 questions डिस्कस करेंगे पर हो सकता है कि उनसे और भी क्वेश्चन। तो देखिए कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स हैं। तो क्या हुआ था कि फ्रांस की सोसाइटी में मेजॉरिटी ऑफ मेन एंड वीमेन इन 18th सेंचुरी दे कुड नॉट रीड और राइट, सो इमेजेस और सिंबल्स का यूज़ किया जाता था ताकि लोगों को कुछ कम्युनिकेट किए जा सके, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ अवेयर किया जा सके। तो देखिए ये ब्रोकन चेन का सिंबल है जो कि फ्रीडम, द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री को सिम्बोलाइज कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बंडल ऑफ रॉक्स, बंडल ऑफ रॉड्स, यानी कि ये यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक रॉड आसानी से ब्रोक हो जाता है बट एंटायर बंडल नहीं, ये है स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। तो ये सिंबल यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये देखिए द आई विद इन अ ट्राइंगल जो कि नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये है रॉड, स्पेक्टर जो कि है स्केप्टर जो कि सिंबल है ऑफ रॉयल पावर। फिर है ये सिंबल ऑफ इटर्निटी, ये देखिए ये कैप है वोन बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, ये चीज़। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ये देखिए ब्लू वाइट एंड रेड, ये क्या है, नेशनल कलर्स हैं फ्रांस के, ब्लू वाइट एंड रेड। नेक्स्ट है द विंग्ड वुमेन, ये पर्सोनिफिकेशन है ऑफ द लॉ। और फिर ये द लॉ टैबलेट, द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। द विंग्ड वुमन पर्सोनिफाइड, अभी हमने देखा ये पर्सोनिफिकेशन है ऑफ लॉ, सी। नेक्स्ट नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस मर्साइज वॉज कंपोज्ड बाय रॉगेट डी इल, ए होगा इसका आंसर। ये नेशनल एंथम है फ्रांस का ये सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब वॉज, तो इसका लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर, तो ए होगा इसका आंसर। नाउ मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब वर नोन एज सैन क्यूलोट्स, तो सैन क्यूलोट्स
जैकोबिन पार्टी के ही मेंबर्स थे। ये अपने आप को जो फैशनेबल यानी कि जो सेक्शन थी सोसाइटी की नोबल्स की, उससे अपने आप को अलग दिखाने के लिए इन्होंने लॉन्ग ट्राउजर्स पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि जो नोबल मैन थे वो नी ब्रीचेस पहनते थे जो कि घुटनों तक की ट्राउज़र होती है, बट इन्होंने लॉन्ग फॉर्म ऑफ ट्राउज़र को पहना ताकि वो अपने आप को अलग शो कर सके। और इनका जो वर्ड है सैंड क्यूलॉट्स, इसका लिटरल मीनिंग ये होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। तो और साथ ही साथ ये लोग स्पेशल कैप भी पहनने लगे जो कि सिंबलाइज करता था लिबर्टी को। तो ये हो गया। फ्रांस ऑन 21 सितंबर 1792 वॉज डिक्लेयर्ड। 21 सितंबर को 1792 को फ्रांस को एज अ रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट, व्हाट डिड द रेड कैप वोन बाय सैंड क्यूलॉट्स इन फ्रांस सिम्बोलाइज। तो अभी हमने देखा कि जो रेड कैप्स मेंबर्स ऑफ सैंड क्यूलॉट पहनते थे उसका मतलब क्या था। तो उसका मतलब था लिबर्टी, ए लिबर्टी। रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर मतलब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का रेन। तो ये कब हुआ? 1793 to 1794। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पेंटेग्लाइट। तो ये क्या है? पेंटेग्लाइट जो है वो एक फॉर्म होता था ब्रेड का जो कि होल व्हीट से बना होता था। इसे इक्वालिटी ब्रेड कहते थे। ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के रेन में आया। ये सभी लोगों को कंपलसरी कर दिया गया कि होल व्हीट का बना हुआ ब्रेड ही खाएंगे, जिसे इक्वालिटी ब्रेड कहा जाता था। तो ऑप्शन होगा ए, इक्वालिटी ब्रेड। नाउ व्हाट वाज डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी क्या था? तो ये था एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ 5 मेंबर्स। इसको क्रिएट किया गया था क्योंकि पहले क्या हो रहा था, जैसे कि हमने देखा अभी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के रेन में रेन ऑफ टेरर जैसी सिचुएशन जो क्रिएट हुई थी इस वजह से, क्योंकि पावर जो थी एक इंसान के हैंड में थी। तो अब एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई जिसमें 5 मेंबर्स होंगे, मतलब पावर अलग अलग 5 मेंबर्स में डिवाइडेड होगी। बट ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, ये वीक ऑर्गेनाइजेशन था, और जिस वजह से लेजिस्लेचर और इस एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कि डायरेक्टरी में क्लासेस हुए और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के कारण नेपोलियन बोनापार्ट को राइज करने का अपॉर्चुनिटी मिला। फ्रेंच लेगेसी टू द वर्ल्ड इज, डी होगा ये, लिबर्टी, फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी एंड इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द विमेन ऑफ फ्रांस गॉट द राइट टू वोट। फ्रांस की विमेन को कब मिला राइट टू वोट। तो ये ए होगा 1946 में। बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद इनको 1946 में राइट टू वोट मिला फाइनली, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज स्लेवरी फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रांस। तो फ्रांस में कब एबोलिश किया गया स्लेवरी को। तो ये है 1848 में। तो एक्चुअली जब 1791 का जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन है उसमें जो प्रोविजंस थे कि मैन इज़ बोर्न फ्री एंड रिमेन फ्री एंड एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, तो उस हिसाब से ये बात फ्रांस के कॉलोनीज़ के सब्जेक्ट्स यानी कि स्लेव्स पे भी लागू हो रही थी। तो फिर 1794 में स्लेवरी को एबोलिश किया गया कि नहीं, ये इसे ख़त्म करना चाहिए। बट 10 years लेटर जब नेपोलियन आया तो उसने स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस किया, दोबारा से स्लेवरी को ले आया, और फाइनली स्ट्रगल्स के बाद 1848 में कम्प्लीटली इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया, स्लेवरी को एबोलिश कर दिया गया। नेक्स्ट, नेपोलियन बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन फ्रांस का एम्परर कब बनता है। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन, नेपोलियन कहाँ डिफीट हुआ था। तो ये बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट हुआ था 1815 में। तो इसका ऑप्शन होगा C, 1815. So in this way we discussed some important MCQs and multiple choice questions with solutions of class 9th history's first chapter which is the French Revolution. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।